नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों के खिलाफ भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। हिंदूवादी नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर हिंसा। हिंदुस्तान में उबल रहा हिंदुओं का गुस्सा। बांग्लादेश में कब थमेगी हिंदुओं पर हिंसा? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा कब थमेगी? बांग्लादेश की नई सरकार कब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेगी? कब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे? ये वो सवाल हैं जो भारत के हिंदुओं को भी चैन से सोने नहीं दे रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और देश भर में बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ संभल में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर पीड़ित हिंदुओं को भारत में लाने की मांग की है। तो रांची में कई हिंदू और बंगाली संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और फिर हिंदुओं पर शुरू हुए हमले के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर आक्रोश जता रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो अविलंब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएं और उनको ये सजेशन दें कि भारत की शांति सेना बांग्लादेश में जाना चाहिए, इसकी ऑथोरिटी दे और भारतीय सेना को शांति सेना के रूप में भेजकर वहाँ के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साधु संतों में रोष है। साधु संत लगातार सरकार से इस मामले में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर सरकार से दखल देने की मांग की। संतों के चित्त में आक्रोश है। इस देश की सरकार से हमारी ये चाह है कि वो वहाँ के, मैं निश्चित मानती हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सरकार ने कदम उठाए होंगे, लेकिन हम यहाँ भारत के समस्त हिंदुओं को ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है। आज हरिद्वार के 13 अखाड़ों के पूज्य संतों के प्रतिनिधित्व ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और वहां पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वाराणसी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी तो राजधानी दिल्ली में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान में जारी इस विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
और इस बीच औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां बेकाबू कार सोन कैनाल में पलटी है। चालक समेत 5 लोग की मौत हो गई है। दाऊदनगर के चमन बिघा के पास से हादसा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो औरंगाबाद में बड़ा हादसा, बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है कि बेकाबू कार सोन कैनाल में पलट गई। चालक समेत 5 लोग की मौत की खबर सामने आ रही है। दाऊदनगर के चमन बिघा के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। शव को वहां से निकाला जा रहा है। तो औरंगाबाद से खबर, जहां कार बेकाबू थी जो सोन कैनाल में पलट गई। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, कैसे हादसा हुआ, क्या अपडेट? संजय, कैसे हादसा हुआ, कैसे कार पलटी है? संजय, फिर संपर्क करते हैं, आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। तो औरंगाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां बेकाबू कार सोन कैनाल में पलट गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में चालक समेत 5 लोग की मौत हो गई है। दाऊदनगर के चमन बिघा के पास से हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे के बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और ये पता लगा रही है कि हादसा ये कैसे हुआ है। जो मृतक हैं वो कहां के रहने वाले हैं, मृतकों की पहचान जो है वो भी करने की कोशिश की जा रही है। तो चालक समेत 5 लोग की मौत इस हादसे में, दर्दनाक हादसे में हो गई है। दाऊदनगर के चमन बिघा के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार बेकाबू थी जो सोन कैनाल में पलट गई और ऐसे में 5 लोग की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को वहां से निकाल रही है। इसके साथ साथ मृतकों की पहचान करने में भी जुटी हुई है कि ये कार सवार कहां के थे, कहां ये जा रहे थे और कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, कैसे कार अनियंत्रित हो गई, क्या किसी और वाहन ने इस कार में टक्कर मारी या फिर क्या कुछ हुआ है, ये जांच की जा रही है। संजय सिन्हा एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैसे हादसा हुआ है ये? बारूद रोड है, बारूद रोड थाना के चमन विभाग। चलिए, आवाज कट रही है आपकी, तो चलिए इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक बार फिर से बताएं कि औरंगाबाद में यह बड़ा हादसा और इस हादसे ने 5 लोग की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि कार बेकाबू हुई, सोन कैनाल में पलटी और 5 की मौत हो गई। बढ़ेंगे आगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद अब तक कई हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच वाले उपद्रवी जमकर आतंक मचा रहे हैं, लेकिन रफाह में इजरायली हमले पर शोर मचाने वाले सेकुलर लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जलते घर, टूटते मंदिर, ये नए बांग्लादेश की तस्वीर है, जहां हर तरफ सिर्फ अराजकता और उत्पात है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों, दुकानों में घुसकर कट्टरपंथी तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से सिर्फ अपील की जा रही है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान संभाले 4 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अब तक ना तो कोई ठोस एक्शन लिया गया और ना ही हिंदुओं पर हमले रुके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक 3 मिनट 33 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद वो भारत की ओर भाग रहे हैं। अगर भारत के हिंदुओं को भागना पड़ा तो कहां भागेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर सरकार से दखल देने की मांग की, लेकिन विपक्षी पार्टियों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सन्नाटा है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर रैली, कैंडल मार्च निकालने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों चुप हैं? फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। वहाँ हिंदुओं के इस पीड़ा पर हिंदुस्तान में खामोशी क्यों है? जो रोज सवाल पूछते हैं विपक्ष, इंडिया गठबंधन
उनके नेता राहुल गांधी एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। अब तक बांग्लादेश में आपके एकदम पड़ोस में है, आप तो रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको अपने पड़ोस में क्या हो रहा था उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, क्यों नहीं थी, इसका भी जवाब दीजिए। आज बांग्लादेश का हिंदू असुरक्षित है तो उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार की नहीं है? क्या इनको कदम नहीं उठाने चाहिए? आरोप ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात में क्या बातें हुई? बीजेपी अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। बांग्लादेश के पत्रकार ने एक बड़ा, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से वो जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ जीनरेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, कारण से राहुल गांधी जी निशाने पर हैं और इस संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे जिस किसी को भी निशाने पर लेना पड़े मैं लूंगा। There have been good incidents of cases in which temples have been guarded by Muslims, including civilians as well as police and others. I'm certainly hopeful that we will be in a position to see calming down and settling of the situation and safeguarding of minorities. That is a very, very major concern for India, and I'm very glad that the Indian government has already made it clear that for us that is a very important issue. उधर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अपने नेता ओसामा महमूद LAF का 12 पेज का एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने बांग्लादेश की जनता को हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने पर बधाई दी और इसे इस्लाम की जीत बताया। आरस से बड़ी खबर, जहां बालूघाट पर लूट के दौरान गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी है। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपए की लूट की बात भी कही जा रही है। संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक बालूघाट की घटना सामने आई है। तो आरा से ये बड़ी खबर, जहां बालूघाट पर लूट के दौरान गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को अपराधियों ने निशाना बनाया है, उनको गोली मारी गई है। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए की लूट हुई और इस दौरान फायरिंग भी की गई है। संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक बालूघाट की यह घटना सामने आई है। तो अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो आरा से खबर, जहां बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बालूघाट पर लूट के दौरान गोलीबारी की गई। अपराधियों ने बताया जा रहा है कि लाखों रुपए लूट भी लिए और 2 लोगों को गोली भी मारी गई है। लाखों रुपए की लूट, संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक बालूघाट की घटना सामने। चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, अपराधियों की कुछ पहचान हो पाई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक 18 नंबर बालूघाट से जुड़ा हुआ है, जहाँ की बालूघाट के ऑफिस पर अचानक हथियारबंद अपराधी पहुंचे और उन लोगों ने लूटपाट की। हालांकि कितने रुपए लूटे गए हैं इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं 2 लोगों को अपराधियों ने इस दौरान गोली मार दी, जिनको इलाज के लिए आनंद थाना में आरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वैसे जो पूरे कांड का CCTV फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगा है, क्योंकि बालू कंपनी के ऑफिस में CCTV लगा हुआ था और इस दौरान यह घटना घटी तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जो दोनों घायल है उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई गई है। डॉक्टर की देखरेख में निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, झारखंड में बदली डेमोग्राफी से हिंदू आबादी पर गहराते संकट की बात करते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर से झारखंड में खासकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती की जाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान बनाया जाए। बदलती डेमोग्राफी, डरावने आंकड़े तो हिंदू खत्म हो जाएंगे,
झारखंड के संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी पर सिर्फ कोर्ट ही चिंतित नहीं है, इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक चिंता जताई जा चुकी है। 15 दिन पहले ही बीजेपी ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाया था। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, तो झारखंड के डोडा से ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि झारखंड के इन इलाकों में 20 से 123% तक फर्जी वोटर हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड की कम से कम 25 विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 110% तक बढ़ गई है। 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए, तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 10% कम हो गई है। बिहार से अलग राज्य बनने के वक्त साल 2000 में आदिवासियों की जो आबादी 36% थी वो अब घटकर 26% रह गई है। निशिकांत दुबे ने सदन को बताया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है और घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि संथाल परगना में 100 आदिवासी मुखिया ऐसी हैं जिनके पति मुसलमान हैं। अपनी लोकसभा की मधुपुर सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के 267 बूथ पर 117% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। साथ ही पूरे झारखंड की कम से कम 25 विधानसभाओं में 110% मुस्लिम आबादी बढ़ने का भी उन्होंने दावा किया। बीजेपी झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रही है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट से पहले जुलाई में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी धर्मांतरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान गंभीर आशंका जाहिर की थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान धर्मांतरण के आरोपी की जमानत खारिज करते हुए जो टिप्पणी की वो भी आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर धर्मांतरण की अनुमति दी गई तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। अब आपको धर्मांतरण को लेकर एक आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़े अमेरिका की PEW रिसर्च सेंटर के हैं जो चौंकाने वाले हैं। PEW के मुताबिक 2050 तक भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बनने वाला है। PEW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2050 तक हिंदू बहुसंख्यक तो रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में सबसे अधिक मुसलमान भारत में ही रहेंगे। मौजूदा समय में इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक देश है जहां 24 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में यह आंकड़ा बदलने वाला है। जाहिर है ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और अगर अभी से घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हालात मुश्किलें नहीं बेकाबू भी हो जाएंगे। महिला डॉक्टर की हत्या करने वाला आरोपी संजय रॉय फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल है कि उसने ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद उसकी बेरहमी से क्यों हत्या कर दी। आखिर आरोपी की क्राइम कुंडली क्या है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। महिला डॉक्टर से हैवानियत और हत्या पर कोहराम। मेडिकल छात्र और स्टाफ सड़क पर उतरे। कोलकाता में हैवानियत पर देश भर में प्रदर्शन।
कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। इस हत्या से पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक के मेडिकल छात्र नाराज हैं और इसी वजह से डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्योंकि प्रिंसिपल ने इस बीच इस्तीफा दे दिया है? हम लोग का आंदोलन चलेगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये एक ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है। ये 2 बार इससे पहले यहाँ से चला गया था, ट्रांसफर हुआ था, फिर उसका जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट का, उनका साथ जो नेक्सस है उसके लिए फिर से वापस आ गया। हम लोग का डिमांड है उसको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में नहीं रखा जाएगा, ये गवर्नमेंट रिटर्न डिक्लेरेशन दे। ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद संगठन ने हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर भी देश भर में देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। देश भर में सड़क पर उतरे डॉक्टरों के इस प्रदर्शन की वजह है कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हैवानियत के बाद हत्या। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार संजय राय ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया है उससे तो यही लगता है कि आरोपी हैवान ही है। पुलिस ने बताया कि महिला डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने और उसकी जान लेने के बाद आरोपी संजय राय घर गया और वो चैन से सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। पुलिस को जूतों पर मिले खून के निशान। न्यूज 18 इंडिया के हाथ कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के आरोपी संजय राय की कुंडली लगी है। कौन है संजय राय? संजय राय ने 4 शादियां की हैं। 3 पत्नियों ने गलत हरकतों और व्यवहार की वजह से छोड़ा। संजय राय बॉक्सर रह चुका है। खुद को पुलिस वाला बताकर रौब झाड़ता था। कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। अक्सर शराब पीकर अस्पताल जाता था संजय। पुलिस का रौब दिखाकर महिला स्टाफ को परेशान करता था। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और सरकार से डॉक्टर की सुरक्षा और मृतका के लिए मुआवजे की मांग की है। फिलहाल आरोपी संजय पुलिस की गिरफ्त में है और इंसाफ, सुरक्षा और मुआवजे की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर सड़क पर। भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज प्रखंड का कल्याणपुर दियारा इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। गांव को बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से लोग आने जाने के लिए खुद की बनाई नाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। लोगों से बात की है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। चारों ओर पानी ही पानी, सांसद में सैकड़ों जिंदगानी, कल्याणपुर दियारा का हर साल यही है कहानी। तस्वीर एक बार आप देख लीजिए कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। कल्याणपुर दियारा के जो लोग हैं वो जल कैदी बन गए हैं। सैकड़ों परिवार जो है वो अब की जिंदगी जो है वो पानी में फंस गई है और प्रत्येक साल यही स्थिति कल्याणपुर दियारा मोतीचक में उत्पन्न होती है और लोग बेबस रहकर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी और दिन गुजारते हैं। कल्याणपुर मोतीचक का इतने है कि कोई साल भी रुकता नहीं है, हर साल डूब जाता है। ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं होता है, या हर साल चारों बगल वो रहा है पानी का। अभी क्या स्थिति है? अभी तो डूबिए रहा है। आते जाते कैसे हैं? आते जाते तो यही ना हेलता जाता है, तनी मनी नाव बनाया है का। सड़क से संपर्क टूट गया है। हाँ, कैदी बन गए हैं, जल कैदी बन गए हैं हम लोग। दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है। सरकार अभी तक निदान निकाला है कुछ? सरकार ने अभी तो कुछ नहीं निकाला है। कि यही एकमात्र जो साधन है, टीन का नाव रह गया है। महिलाएं, बच्चे सभी इसी तरह से ये टीन के नाव के सहारे कल्याणपुर दियारा यानी कि वो अपना गांव आते हैं। तस्वीर अपने आप में यह भयावह है कि किस तरह से महिलाएं जान जोखिम में डालकर या जो है नाव के सहारे आना जाना कर रही हैं। वाकई में जो कल्याणपुर दियारा है वो बाढ़ के चपेट में आ गया है और पूरी तरह से जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। सैकड़ों परिवार कल्याणपुर दियारा के जल कैदी बनकर रह गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।